हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा न्यूज है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, महिला आरक्षण विधेयक 108वां विधेयक है, 108वां संशोधन। पहली बात तो ये याद रखिए, 108वां संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अधिनियम क्या है? नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित भारतीय संसद द्वारा। संसद की बात करें 79 से 122 में संसद के बारे में बताया गया है। उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना, 33% यानी 1/3। ठीक है। आरक्षण पर पहली बार चर्चा 1955 में शुरू की गई। संशोधन के 15 वर्ष बाद आरक्षण समाप्त हो जाएगा, 15 वर्ष बाद। ठीक है। वर्तमान में 14% लोकसभा सांसद यानी 78% महिलाएं हैं। वर्तमान में कितनी है? 14%। इन्होंने बात क्या की है? 33% आरक्षण। 73वें 74वें संशोधन ने सभी राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षित करने का आदेश दिया था। अब यहाँ पे लिखा है 73वां और 74वां। 73वें की बात करें, आपको पता है 1990 और 92 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ग्राम पंचायतों की बात की गई थी और उसमें थे विषय 29 थे। 74वें की बात करें तो वो था नगर निगम नगर पालिका है, और वो भी हुआ था, ईयर सेम था 90 और 92, और इसमें बात की गई थी नगर पालिकाओं के। विषय कितने थे? 18 विषय थे। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार द्वारा 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। अभी ये कौन सा है? 108, याद रखिएगा। वैसे अनुच्छेद 108 क्या है? संयुक्त बैठक है ना। 108वें संविधान संशोधन विधेयक 2008 के रूप में पेश किया गया। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में निरस्त हो गया था। उस वक्त क्या हुआ था? ये जो है राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा द्वारा इसे निरस्त किया गया था। ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें आर्टिकल 80 और लोकसभा की बात करें 81। समझ में आया? तो ये 108वां क्या हुआ था? इसे रिजेक्ट कर दिया गया था लोकसभा से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन 9 सितंबर 2023। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया भारत द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। अब देखिए, उद्घाटनकर्ता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली में G20 ग्रुप ऑफ 20, आपको पता है भारत भी उसका सदस्य है। ठीक है। भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन सरकार, अंतरराष्ट्रीय और उद्योग सहयोग के माध्यम से जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देता है। पहल क्या है? पेट्रोल में इथेनॉल यानी जैव ईंधन मिश्रण को 20% तक ले जाना। ये इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल में इथेनॉल यानी जो जैव ईंधन है उसके मिश्रण में 20% तक प्रतिशत तक ले जाना। सदस्य की बात करें, अब तक 19 और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन, अब तक 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंपॉर्टेंट, जैव ईंधन का उत्पादन बायोगैस बायोमास से किया जाता है, यानी पौधे और शैवाल जैसे कार्बनिक पदार्थ से। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। 2015 में शुरू किया गया था, भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। भारत ने 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राजील को हस्तांतरित कर दी है, ये भी याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ 20 को इसने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसको दे दिया। कौन करेगा अध्यक्षता? ब्राजील। राजधानी है ब्राजीलिया। ओके। चलो नेक्स्ट पे आइए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, नदन कॉरिडोर एंड ईस्ट कॉरिडोर। देखिए ध्यान से, घोषणा G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया। शामिल देश कौन कौन है? इंडिया, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड अमेरिका। फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका। ठीक है। रेलवे, बंदरगाह, बिजली और डेटा नेटवर्क और हाइड्रोजन पाइपलाइनों को जोड़ने की पहल है। किसको? रेलवे, बंदरगाह, बिजली, डेटा नेटवर्क और हाइड्रोजन जो पाइपलाइंस होंगी उसको जोड़ने की ये पहल है। इंपॉर्टेंट है ये। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए,
भारत तो हो गया, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, ठीक है, और यूरोप आर्थिक गलियारा। वर्तमान में स्वेज नहर विश्व व्यापार की एक प्रमुख कड़ी है जो वैश्विक समुद्री क्षेत्र का लगभग 10% संभालती है। वैश्विक समुद्री क्षेत्र का कितना प्रतिशत स्वेज नहर अकेले संभालती है? 10%, ठीक है। और आप ये देख लीजिए। चलिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन शामिल है याद रखेगा। इंडिया है, यूएई है, यूएई सऊदी अरेबिया एक साथ याद कर लीजिए। फिर आ जाता है यूरोपियन यूनियन, अलग से ही याद करिएगा। फ्रांस, इटली और जर्मनी। यूरोप से 3 है, कौन कौन कौन? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है। और फिर आ जाता है अमेरिका, फिर आता है अमेरिका, ठीक है। इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूएई, और फिर कौन हो गया? सऊदी अरेबिया। फिर याद कर लीजिए फ्रांस, इटली और जर्मनी। कंप्लीट। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र क्या है? निर्मित किया जाएगा सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बोलते हैं ब्रो, है ना। चलिए, स्थान क्या है? लद्दाख का न्योमा क्षेत्र। तो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई लद्दाख के न्योमा में कौन करेगा? ब्रो करेगा। इतनी बात क्लियर। चलिए, क्षेत्र का निर्माण समुद्र से 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। शिलान्यास करता है रक्षा मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। समझ में आया? BRO, हम शॉर्ट में से ब्रो ही बोलेंगे, ठीक है। ब्रो 7 मई 1960, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 मई 1960 को ये आया और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है। संस्थापक इसके जवाहरलाल, ठीक है, जे नेहरू और निदेशक कौन है? राजीव चौधरी। निदेशक, डायरेक्टर कौन है? राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन दिवस कब मनाया जाएगा? भैया 7 मई लिखा हुआ है ना, 1960, तो 7 मई को मनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर। तो लद्दाख का न्योमा याद रखिएगा, 13,000, ये याद रखिएगा। शब्द ऐसे बोल दे रही हूँ रिवीजन के लिए, 13,000 शब्द याद रखेंगे, न्योमा याद रखेंगे, लद्दाख में है, ठीक है। और उसके बाद ब्रो द्वारा, ठीक है। अब ब्रो कब आया था? 7 मई 1960। 7 मई को हम सीमा सड़क संगठन दिवस मनाते हैं। चलिए, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक 5 से 8 सितंबर 2023, 5 से 8 सितंबर यानी कि 3 दिन के लिए हुई। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक हुई। कौन से नंबर की थी? 19वीं थी। आयोजित इस्तांबुल यानी तुर्की में, ठीक है, टर्की में। भारतीय तटरक्षक बल ने निदेशक कौन है? राकेश पॉल के प्रतिनिधित्व में बैठक में भाग लिया। तो भारतीय तटरक्षक बल ने निदेशक राकेश पॉल के प्रतिनिधित्व में भाग लिया बैठक में, ठीक है। अब देखिए, प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। समुद्री कानून प्रवर्तन, सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। समुद्री कानून प्रवर्तन, सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, ये उसके टॉपिक्स थे। अब देखिए, सदस्य की बात करें तो 23 एशियाई देशों के तटरक्षक बलों और 2 सहयोगी सदस्य, 23 एशियाई देशों के तटरक्षक बलों ने और 2 सहयोगी सदस्यों ने इसके सदस्य थे। अब HACGAM स्थापना 2004 में हुई थी। इसकी कब हुई थी? 2004 में। आम समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। HACGAM का अंतिम संस्करण 2022 में न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब टर्की की राजधानी देख लीजिए, अंकारा, और मुद्रा है टर्की लीरा।
टर्की लीरा, मुद्रा है टर्की लीरा। तो हमने क्या देखा, एशियाई तटरक्षक एजेंसी 5 से 8 सितंबर 2023। अब HACGM बोल दे कि सुर्खियों में था, क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक कौन है, नेसपॉल, उनके प्रतिनिधित्व में भारत ने भाग लिया। विषय क्या थे, समुद्री कानून, सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, ये सब टॉपिक था। सदस्य 23 एशियाई और 2 अन्य, ठीक है, 2 सहयोगी हैं इसमें। HACGM की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। क्या देखकर, यही भाई आम समुद्री चुनौतियों से निपटना और एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अंतिम संस्करण 2022 न्यू दिल्ली में, और टर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है टर्की लीरा। चलिए, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का चौथा संस्करण 15 से 17 सितंबर, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का चौथा संस्करण 15 से 17 सितंबर 2023। इंपॉर्टेंट, उद्घाटन करता महाराष्ट्र के राज्यपाल। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन, रमेश बैस, ये बात समझ में आई, रमेश बैस। स्थान बॉम्बे, स्थान की बात करें, बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में। स्थान कौन सा था, बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में। यह MSME को वैश्विक व्यापार संपर्क प्राप्त करने में मदद के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है MSME, है ना। इस MSME की हेल्प के लिए एक्चुअली ये लाया गया, ठीक है, ताकि ये वैश्विक व्यापार संपर्क इसको प्राप्त हो सके, उसको हेल्प करने के लिए लाया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच था ये। आयोजक कौन था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको रट लीजिएगा, जरूर पूछेगा कि आयोजक कौन था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये दोनों लोग कौन थे, आयोजक थे। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2020 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया, 2020 में, और ये कब हुआ, 15 से 17 सितंबर हुआ। मुंबई याद रखिएगा, महाराष्ट्र मुंबई। इतनी बातें एक हिंट के लिए आपके दिमाग में होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजधानी है मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे, महान है, एक नाथ एक साथ ऐसे कुछ कर लीजिए, और राजधानी है मुंबई। और स्थान कौन सा था, प्रदर्शन बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई, याद रखिएगा। चलिए, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव, वैशाली बिहार, ठीक है। चलिए, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव 15 सितंबर, कब, 15 सितंबर, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव द्वारा, किसके द्वारा आयोजित हुआ है, देखिए, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR। स्थान है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। यह त्योहार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर पर मनाया जाता है। 15 सितंबर जरूर याद रखिएगा। बिहार का वैशाली वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ें खोजी जाती हैं, और राजदूत देश देख लीजिए कौन कौन, चिली, मिस्र, अर्जेंटीना और नेपाल। मिस्र यानी इजिप्ट, है ना। चलिए, ICCR अन्य देशों के साथ आदान प्रदान के माध्यम से भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों में शामिल है, ठीक है। स्थापित की बात करें 9 अप्रैल 1950, और दिल्ली संस्थापक मौलाना आजाद अध्यक्ष। कौन थे, मौलाना आजाद अध्यक्ष, और 1950 में ये दिल्ली में संस्थापक, ठीक है। संस्थापक कौन है, मौलाना आजाद, और कहां पे किया गया, दिल्ली। ये देख लीजिए, वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 to 16 सितंबर 2023, नालंदा यूनिवर्सिटी, राजगीर, बिहार। चलिए, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27%, 27% स्थानीय निकाय सीटें 15 सितंबर 2023। हमारा देखिए क्या है, ये विधेयक पारित हुआ गुजरात विधानसभा, कहाँ पे पारित, गुजरात विधानसभा ने। बिल का नाम था गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून विधेयक 2023। ये बिल का नाम था, क्या नाम था पूरा, गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून विधेयक 2023। स्थानीय निकाय चुनावों में, स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें OBC के लिए इन्होंने आरक्षण की बात की, 10% से बढ़ाकर 27% ये कर दिया, ठीक है। कितना पहले 10 था, अब कितना कर दिया गया है, 10 से बढ़ाकर 27, यानी 17% बढ़ाया गया है।
गुजरात इस तरह का आरक्षण देने वाला चौथा भारतीय राज्य बन गया है। इसका मतलब इससे पहले 3 और कर चुके हैं ऐसा। वर्तमान में स्थानीय स्व सरकारी निकायों में एससी के लिए आरक्षित कोटा 7% एंड एसटी के लिए है 14%। ठीक है, आरक्षित कोटा कितना है? 7% है एससी के लिए, एससी के लिए है 7% और एसटी के लिए है 14%। याद रखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी और राजधानी है गांधीनगर। तो ये विधेयक का नाम याद रखिएगा, गुजरात स्थानीय प्राधिकरण। ठीक है, और किसने किया? गुजरात विधानसभा ने। सीधा बात याद रखिएगा, उसको 10 से 27% कर देना है, कर दिया। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो मुद्रा अपनाने वाले राष्ट्र, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की बात करें, भारत को 154 देशों में पहला स्थान मिला है। भारत को कितना 154 देशों में कितना स्थान मिला? फर्स्ट पे है भारत। 154 में कितना है? फर्स्ट पर है। सूची द्वारा चैनलिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ठीक है, नाइजीरिया और वियतनाम क्रमशः दूसरे, और नाइजीरिया और वियतनाम किस पे है? दूसरे और तीसरे पे। तो फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकंड इज नाइजीरिया एंड थर्ड वन इज वियतनाम। ठीक है, ग्रास रूट्स क्रिप्टो का मतलब है कि कुछ देशों में नियमित लोग वास्तव में क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है जो पारंपरिक बैंकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। क्या है ये? डिजिटल मुद्रा है जो पारंपरिक बैंकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। इंडिया फर्स्ट, नाइजीरिया सेकंड, वियतनाम जो है थर्ड। देखिए अब लास्ट में कौन है? यूनाइटेड किंगडम 14वें स्थान पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिए। INV याद कर लीजिए, कोड INV, इंडिया, नाइजीरिया एंड वियतनाम। ठीक है, चलिए। मुंबई की आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस हुई रिटायर। देखिए ये कह रहा है कि मुंबई की आखिरी डीजल से चलने वाली डीजल से चलती थी, मुंबई की आखिरी है डबल डेकर बस जो कि रिटायर। क्या है देखिए, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेस्ट, बसें अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक हो गई हैं। मतलब वो लास्ट बची थी उसको भी इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक कर दिया है। पहली डबल डेकर बस 1937 में मुंबई की सड़कों पर शुरू हुई थी। तो आपको एक चीज पता चला कि पहली कहाँ से? 1937 से। कहाँ पे? मुंबई की सड़कों से। ठीक है, जैसे आप ट्रेन की बात करते तो मुंबई से ठाणे, याद आया? डलहौजी के पीरियड में। चलिए, आखिरी डीजल बस का रजिस्ट्रेशन नंबर MS04BY 9839। अक्सर मोबाइल नंबर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे स्टार्ट होता है 9839। ठीक है, तो याद कर लीजिए MH। चलिए, बस को 15 सितंबर 2023 की यानी अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। अब आपको एक चीज और पता चली, 15 सितंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस होता है इस दिन। और देखिए सेवानिवृत्त कर दिया गया है, ये रिटायर। चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राजधानी है मुंबई। चलिए, जोशित रंजन सिकीदार को भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI सेकी के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब जोशित रंजन सिकीदार कौन हो गए? सौर ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब देखिए, सेकी एक क्या है? मिनी रत्ना है। क्या है? सेकी एक मिनी रत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए क्या है ये? मिनी रत्न। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सेकी है क्या? मिनी रत्न है, महारत्न है, क्या है? तो आप बोलोगे मिनी रत्न है। सेकी अध्यक्ष, सेकी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है। अब ये भी याद रखिए, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की क्या है? एक कंपनी है जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया। स्थापित कब हुई थी? 9 सितंबर 2011। स्थापित कब हुई थी सेकी? 2011 को। क्या है ये? मिनी रत्ना है। और अभी जोशित की बात याद रखना, ठीक है? जोशित, सेकी जोशित। ओके,
राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अंतरिम मतलब कम समय के लिए अंतरिम निदेशक के रूप में किसको? राहुल नवीन राहुल नवीन ईडी। वह संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। संजय कुमार मिश्रा थे और अभी कौन हो गया है? नए आ गए, नवीन है राहुल नवीन। संजय को हटाकर नवीन आ गया। नवीन मतलब नया, कोई नया आ गया। याद हुआ? ईडी की स्थापना बताओ तो 1 मई 1956 को और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। स्वास्थ्य संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी। स्वास्थ्य संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? तो ये प्रस्तुत किया है भूटान गवर्नमेंट ने। और आपको बता दूं, भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने स्वास्थ्य संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी प्रस्तुत की है। अब ये प्रत्येक नागरिक को ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा संचालित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो राष्ट्रीय डिजिटल आईडी है वो प्रदान की जाएगी। समझ में आया? निर्मित ड्रुक होल्डिंग। अब निर्मित कौन किया? ड्रुक होल्डिंग भूटान सरकार की निवेश शाखा। देखिए पहला देश बन गया है, ये हो गया। नई प्रणाली देश की सभी सेवाओं को डिजिटल बनाने की शुरुआत है। और ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर सिस्टम है जो लेन देन को सुरक्षित और बदलना असंभव, उसको बदलना असंभव है, बनाता है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा है नगलुट्रम। ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023। विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ देश हैं उनकी रिपोर्ट है, देख लीजिए। शीर्ष पर टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। ये रहा स्विट्जरलैंड। फिर आता है देखिए रिपोर्ट में एस न्यूज और विश्व रिपोर्ट के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश रिपोर्ट द्वारा। कौन सा रिपोर्ट है? एस न्यूज और विश्व रिपोर्ट के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश। कनाडा और स्वीडन क्रमशः दूसरे। कनाडा सेकंड है, स्वीडन थर्ड। ठीक है। अब आ जाइए, भारत को 30वां सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा दिया गया है। 2022 में ये क्या था? 31वें स्थान पर था। अभी कितने पे है? 30वें। 2022 में 31वें पे था, अभी 30वें पे है। 30। स्विट्जरलैंड ने पिछले 10 वर्षों में 6 बार खिताब जीता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्विट्जरलैंड अभी टॉप पर है, ठीक है, क्या इससे पहले भी? यस, इससे पहले 6 बार ये क्या कर चुका है? पिछले 10 वर्षों में 6 बार खिताब जीत चुका है। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ है और सेकेंड वन इज कनाडा एंड स्वीडन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 विजेता 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन में यही आ जाएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 दिया गया है। कितनी श्रेणियों में दिया गया है? 7। और कितने वैज्ञानिक है? तो 12। तो 12 वैज्ञानिकों को और 7 श्रेणियों में दिया गया है। घोषित CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N डॉक्टर N कलेसेल्वी के द्वारा घोषणा हुई है। CSIR के महानिदेशक है डॉक्टर N कलेसेल्वी। ठीक है। श्रेणियों को देखिए, भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। ठीक है। मतलब फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में और मेडिकल में, फिर केमिस्ट्री में और फिर अर्थ साइंस में। ये सब श्रेणियां थी इंपॉर्टेंट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में देश का शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार है। ये देश का शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार है। इसका नाम CSIR के पहले महानिदेशक का नाम शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया। तो ये जो CSIR है उसके पहले निदेशक जो थे उनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। और 1942 में और क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। 8 को घोषणा, 9 को लागू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और जिसमें बोला था गांधी जी ने डू और डाई, यानी करो और मरो। ठीक है। चलिए
डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार, डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार पुणे। विजेता भारतीय सेना के नेत्र रोग विशेषज्ञ, भारतीय सेना के हैं, कौन है? नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाम है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। डॉक्टर ए एम गोखले नेत्र विज्ञान के शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे। यह पुरस्कार असाधारण भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ब्रिगेडियर मिश्रा भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के सर्वोच्च सम्मानित अधिकारियों में से एक हैं और डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार पहली बार 2011 में दिया गया था। पहली बार 2011 में दिया गया था। अभी सिंपल सा याद रखिए, संजय जी को दिया गया है। ओके, डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन, देखिए पुरस्कृत कौन हुआ है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा। अच्छा, ग्रीन रेलवे और विजयवाड़ा, ठीक है। स्टेशन को सर्वोच्च प्लैटिनम श्रेणी में रखा गया, सर्वोच्च प्लैटिनम श्रेणी में रखा गया। किसमें? ये सीधा पूछेगा कौन सी श्रेणी में आता है? सर्वोच्च प्लैटिनम। चलिए, किसके द्वारा पुरस्कृत? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा विजयवाड़ा, विजय हो गई उनकी, ठीक है, विजय हो गई विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन की श्रेणी में प्लैटिनम में आया है। प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला आंध्र प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है। आंध्र प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है ये। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गठन 2001 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया था। रट लीजिएगा, बता रही हूँ, 2001 में किसने किया था? CII द्वारा किया गया था, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। तो किसको दिया गया है? विजयवाड़ा। श्रेणी कौन सी है? प्लैटिनम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है, विधानसभा तो कंपलसरी है ही। चलिए, सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023, सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 विजेता कौन है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स, जिसे हम बोलेंगे राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। श्रेणी क्या है? सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023, फिर विजेता कौन है? रेल इंडिया, सीधा याद रखिएगा, राइट्स, ठीक है। श्रेणी क्या है? निर्माण श्रेणी के अंतर्गत जीता गया, निर्माण श्रेणी है, निर्माण, ठीक है। द्वारा, किसके द्वारा किया गया? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, न्यू दिल्ली में इंजीनियरों का सबसे बड़ा बहुविषयक पेशेवर निकाय है, उसी के द्वारा ये दिया गया है। राइट्स परिवहन परियोजनाओं के लिए एक शीर्ष इंजीनियरिंग और परामर्श फर्म है। राइट्स परिवहन परियोजनाओं के लिए एक शीर्ष इंजीनियरिंग और परामर्श फर्म है। राइट्स का बात करें स्थापना तो 1974 में मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और अध्यक्ष है इसके राहुल मित्तल। कौन है? राहुल मित्तल अध्यक्ष है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है और 1974 में इसकी स्थापना हुई। तो ये हो गया राइट। सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 कैसे याद करेंगे विजेता कौन है? राइट्स। तो ऐसे कर लो कि सुरक्षा और नवाचार ये सब हमारा राइट्स है, नई नई चीजें खोजना, ये हमारा नवाचार क्या होता है? इनोवेशन, ठीक है, ये भी राइट है। और आप सुरक्षित रहें, आपको सुरक्षित रहने का भी अधिकार है, ठीक है। चलिए, राइट्स हो गया। आप देखिए, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स विजेता कौन है? भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा, भारतीय फैशन डिजाइनर हैं, नाम है उनका राहुल मिश्रा, ठीक है। इस पुरस्कार को सिविलियर डे ला आर्डे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस भी कहा जाता है। इतना कठिन नाम है, देख लीजिएगा, 2-3 बार याद हो जाएगा। चलिए, किसके द्वारा? फ्रांस सरकार के द्वारा, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा, और कला और डिजाइन के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है, कला और डिजाइन, ठीक है।
यह सर्वोच्च सम्मानों में से एक है जो फ्रांसीसी सरकार किसी विदेशी कलाकार या लेखक को देती है। लेखक को भी देती है और विदेशी कलाकार को। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो फ्रांस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसको मिला है? राहुल मिश्रा जी को मिला है, जो कि क्या है? भारतीय फैशन डिजाइनर है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब 5 से 10 सितंबर 2023। विजेता कौन है? भारतीय शटलर किरण जॉर्ज ने जापान के केकू ताकाहाशी को हराया। केकू ताकाहाशी नाम ही ऐसा है तो क्या मतलब हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब 5 से 10 सितंबर 2023। विजेता भारतीय शटलर किरण जॉर्ज ने किसको हराया? केकू ताकाहाशी को। कहाँ के? केकू का ये कहाँ के होते हैं? कायोफू नाम सुना होगा आपने जब आप एंशिएंट में गुप्ता पीरियड पढ़ते हो, तो ये जापान के हैं। ठीक है, उनको हराया। किरण ने अपना पहला सुपर 100 खिताब 2022 में ओडिशा ओपन भी जीता। ठीक है, किरण ने अपना पहला सुपर 100 खिताब 2022 में ओडिशा ओपन भी जीता। ओडिशा ओपन भी ये जीत चुके हैं किरण जॉर्ज। चलिए, यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है यूएस ओपन। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है जितने भी होते हैं। यूएस, देखिए यूएस ओपन 2023 28 अगस्त 10 सितंबर 2023 न्यूयॉर्क। पुरुष एकल विजेता का नाम नोवाक जोकोविच। कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। महिला एकल विजेता कोको गॉफ, यूएसए। ये कोको गॉफ कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। तो नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के। और कोको कहाँ की है? यूएसए से। तो महिला और पुरुष दोनों हो गया। अब देखिए, जोकोविच ओपन युग में 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, वह ओपन एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी हो गए। तो नोवाक जोकोविच अपने आप में इंपॉर्टेंट है। महिला का नाम याद रखिएगा, कोको, याद रहेगा। उससे तो आसान ही है, इतना क्या बोलूं मैं, बहुत टफ था। 19वां पुरुष फीफा FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 कब? 25 अगस्त 10 सितंबर तक। 25 अगस्त से 10 सितंबर 19वां पुरुष फीफा FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। ये देख लीजिए आप इमेज। विजेता जर्मनी ने सर्बिया को हराया। जर्मन ने किसको हराया? सर्बिया को। और अभी नोवाक जोकोविच जब आपने पढ़ा वो कहाँ से थे? सर्बिया से थे। ठीक है, चलिए, विजेता जर्मनी ने सर्बिया को हराया। तो ये सीधा पूछेगा 19वां पुरुष फीफा फुट बास्केटबॉल जो विश्व कप हुआ है उसमें किसने किसको हराया? तो आप क्या बोलोगे? जर्मनी ने सर्बिया को हराया। स्थान फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान। ठीक है, इंडोनेशिया एंड जापान। जर्मनी ने पहली बार फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। जर्मनी ने पहली बार जीता है। जब कोई पहली बार जीतता है या कई बार जीत जाता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जर्मनी ने पहली बार अपनी जमा ली है किसमें? बास्केटबॉल में। ठीक है, फीफा बास्केटबॉल विश्व कप अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रमुख आयोजक है। पहला फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 1950 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खेला गया था। तो पहला फीफा ब्यूनस आयर्स अभी कौन जीता है? जर्मनी फर्स्ट टाइम जीता है। किसको हराया है? सर्बिया को हराया है। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, साफ SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 2 से 10 सितंबर 2 से साफ, शॉर्ट में हम साफ ही बोलेंगे। इमेज आप देख पा रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को 2 से हराया। आयोजित कहाँ पे हुआ? थिम्पू, भूटान में। थिम्पू, भूटान में ये आयोजित हुआ है साफ। ठीक है,
चांगली मीथोंग स्टेडियम में, चांगली मीथोंग। सिंपल क्वेश्चन यही पूछ ले, चांगली मीथोंग स्टेडियम कहाँ है, तो आप कहीं जापान ओपन करने लगोगे, कोरिया करने लगोगे, नहीं, ये भूटान में है, ठीक है, चांगली तो। अब देखिए, ये भारत का तीसरा साफ अंडर 16 चैंपियनशिप खिताब है। इससे पहले उसने 2015 2019 में जीता था, 15 और 19 में जीत चुका है, ठीक है। और भारत ने किसको हराया, बांग्लादेश को हराया है, साफ बांग्लादेश को साफ कर दिया, ऐसे कर लीजिए कुछ। टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है टूर्नामेंट का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह टूर्नामेंट पहली बार 2011 में आयोजित किया गया, तो पहली बार कब किया गया था, 2011 में किया गया था। और अभी क्या हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश को ये किया, हराया, ठीक है। कहाँ पे हुआ, थिम्पू चांगली मीथोंग स्टेडियम कहाँ पे है, भूटान में है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर 2023 से ये 23 को मनाया गया। मनाया कब से जा रहा है, 2013 से। बिश्नोई समुदाय जो है उसके द्वारा दिए गए बलिदानों को ध्यान में रखते हुए इसको 2013 से मनाया जाता है। 11 सितंबर 2023 को मनाया गया। उद्देश्य क्या था, हमारे वन जो है, हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, उनको क्या करना, संरक्षण देना और उसके बारे में जागरूकता भी फैलाना, ठीक है। हिंदी दिवस पर आते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर जो हिंदी है उसको कब भाषा के रूप में अपनाया गया, 1949, ठीक है, 1949 में। 14 सितंबर 1953 को भारत ने पहला हिंदी दिवस, अब पहला हिंदी दिवस कब मनाया, 1953 को। संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता देता है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में ये 14 शामिल थे, 14 भाषाएं शामिल थी। कहने का मतलब समझिए, हमारा जो मूल संविधान था, तो उसमें जो सूचियां थी, अनुसूचियां थी, वो कितनी थी, 8 थी। और बाद में क्या हुआ, 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। तो उन सूचियों में विषय दिए गए हैं, तो वो यही कह रहा है कि 8वीं अनुसूची जो है उसमें क्या बताया गया है, भाषाओं के बारे में। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको ऐसे ही रफली, कि पहली अनुसूची बोलता है भारत, यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी बोलता है यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन वगैरह। तीसरी बोलता है शपथ, ये 3 हो गए। चौथी बोलता है राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। 5वीं और 6वीं एक साथ याद कर लीजिए। 5वीं में क्या चीजें हैं कि SC और ST हैं, उनसे संबंधित है सभी राज्यों के। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें है 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATM याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के 4, ठीक है। वहां की ST, ओनली ST, नॉट SC, ठीक है, मतलब जनजाति, उनके बारे में। अब आ जाइए 7वीं की बात कर रहे हैं। 7वीं जो है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य में जो है वो राज्य सरकार बनाएगी, और जो समवर्ती है उसमें जो केंद्र और राज्य में विषय नहीं थे वो उसमें समवर्ती में डाल दिया गया। समवर्ती जो सूची है उसमें कौन बनाएगा, ये दोनों लोग बना सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाएंगे। अब यदि कोई विवाद हो जाता है तो किसका मान्य होगा, केंद्र का, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अब मैंने बोला ये 8 हो गई, मतलब अभी कितनी है, 12 है, 4 और जोड़ी गई थी। देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और उसमें क्या थे, 284 विषय थे, जो हम जानते हैं तो वो लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से संबंधित था। तो पहला संविधान संशोधन कौन सी सूची थी, 9वीं, जो कि भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म से थी। कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। दूसरा, अब हमारा 10वां सूची जोड़ा गया, तो 10वीं जो सूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन हुआ, 1985 में हुआ, 1985 में हुआ, दल बदल से संबंधित था, दल बदल, ठीक है। अब आ जाइए 11वीं और 12वीं एक साथ याद करिए। 11वीं और 12वीं 73वां और 74वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 और 92। इसमें क्या चीजें थी, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित था और इसमें विषय थे 29। अब सेम ईयर तो सेम था,
जब हमारा हुआ 74वां संविधान संशोधन। ईयर क्या था? 90 और 92, यही था। ठीक है, और इसमें विषय कितने थे? 18 थे। किससे संबंधित था? अब ग्राम पंचायत अगर कर ली हो तो अब क्या होगा? नगर पालिका है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो चलिए 8वीं में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 22 हो गए। आप लोग काम क्या करोगे कि बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई और कौन सा अमेंडमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर 2023, इसमें याद क्या रखना है? थीम सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। भारत के महानतम इंजीनियरिंग दूरदर्शी लोगों में से एक कौन थे? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा आपने। उन्हीं की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चीन और यूएसए, मतलब कि चाइना और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे सबसे बड़ा इंजीनियर उत्पादक है। यह श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, ये 15 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र। ये देखिए, मौलिक मानव अधिकार के रूप में लोकतंत्र के महत्व को समझना। थीम 2023 में क्या थी? अगली पीढ़ी को क्या करना? सशक्त बनाना। यह दिन पहली बार 2007 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 2007 में। विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस, लिफोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर। थीम क्या थी? हम अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यह दिन लोगों को लसिका प्रणाली के कैंसर, लिफोमा के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। 15 सितंबर याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? ओजोन परत में कमी लाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद ऐसे करिएगा, एमओ कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985-86 में आया था पहली बार। ये प्रोटोकॉल ओजोन परत, जो ओजोन लेयर होता है, उसको पुनर्प्राप्त करना और क्लाइमेट चेंज को कम करना। ओजोन परत वायुमंडल का एक हिस्सा है जिसे उच्च ओजोन सांद्रता होती है। आपको मैं बता दूं कि ओजोन लेयर पाया कहाँ जाता है? समताप मंडल में, और इसमें क्योंकि मौसमी घटनाएं नहीं होती इसलिए उसमें प्लेन भी उड़ाई जाती है। अगली बात यह है कि ओजोन एक गैस है जो 3 ऑक्सीजन परमाणु यानी O3 से बनी होती है। तो ये थे हमारे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।